आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना की परतें खोलने जा रहे हैं जिसने मतलब रातों रात दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक भूचाल ला दिया है। बिल्कुल। 28 फरवरी 2026 की वो तारीख। हाँ, ये वो दिन है जब सैन्य हमलों में आयतुल्ला अली खामेनी की मृत्यु की खबर आई और इसी के साथ मतलब देखा जाए तो ईरान में एक पूरे 37 साल लंबे युग का, एक पूरे एरा का अंत हो गया है। सही कहा। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जो रिसर्च और आर्टिकल्स का पूरा स्टैक है, वो सिर्फ इस घटना की कोई आम रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। अब वो इस बात का एक पूरा ब्लूप्रिंट दे रहा है कि मध्य पूर्व का भविष्य अब किस दिशा में जाएगा। बिल्कुल, और हमारा मकसद भी आज बहुत साफ है। हम इन सभी स्रोतों को खंगाल कर ये समझेंगे कि इस घटना का क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या असर होगा, सत्ता के खालीपन से जो एक नया उत्तराधिकार का संकट पैदा हुआ है वो कैसा दिखता है, और सबसे अहम, भारत के रणनीतिक हितों के लिए इसके क्या मायने हैं। हाँ, खासकर उन लोगों के लिए जो भू राजनीति को गहराई से समझते हैं या यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए इन विषयों का अध्ययन करते हैं। उनके लिए ये चर्चा एक बहुत ही जरूरी नजरिया देगी। देखिए, इस चर्चा की गहराई में उतरने से पहले एक बात स्पष्ट करना बहुत बहुत जरूरी है। बताइए। आज हम जिन स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं उनमें अमेरिका, इजराइल और ईरान से जुड़े कुछ बेहद संवेदनशील और राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत तथ्य शामिल हैं। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। बिल्कुल। इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी पक्ष, देश या विचारधारा का समर्थन करना या उसे सही ठहराना बिल्कुल नहीं है। हाँ, नहीं, हम किसी का पक्ष ले रहे हैं। सही कहा। शोध सामग्री में जो जानकारी है, जो ऐतिहासिक संदर्भ और जो रणनीतिक विचार दिए गए हैं, हम उन्हें बस पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं। मकसद सिर्फ इस जटिल भू राजनीतिक पहेली को समझना है, बिना किसी झुकाव के। एकदम सही। तो शुरुआत करते हैं इस विश्लेषण की। हाँ, तो जब भी ईरान और आयतुल्ला अली खामेनी का जिक्र होता है तो स्रोतों में एक विचार बहुत प्रमुखता से उभर कर आता है। इसे वैचारिक यथार्थवाद या आइडियोलॉजिकल रियलिज्म कहा गया है। मैंने हमेशा ये सुना है कि खामेनी बहुत ताकतवर थे, लेकिन मेरी स्वाभाविक जिज्ञासा ये जानने की है कि आखिर उन्होंने ईरान की राजनीति और सत्ता के ढांचे को अंदर से कैसे इतनी पूरी तरह से बदल के रख दिया। यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। बिल्कुल। क्योंकि 37 साल तक सत्ता में बने रहना और एक पूरे देश को अपने हिसाब से चलाना कोई मामूली बात तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। इस सवाल का जवाब दरअसल ईरानी क्रांति के इतिहास में ही छिपा है। अगर हम स्रोतों के नजरिए से देखें तो दिलचस्प बात यह है कि खामेनी ने सुप्रीम लीडर के पद को सिर्फ एक धार्मिक या प्रतीकात्मक भूमिका तक सीमित नहीं रहने दिया। अच्छा, तो पहले ये पद कैसा था? जब 1989 में वे सत्ता में आए थे तब ये पद काफी हद तक एक धार्मिक मार्गदर्शन का पद माना जाता था, लेकिन उन्होंने इसे पूर्ण और निरंकुश सत्ता के केंद्र में बदल दिया। मतलब उन्होंने सारी ताकत अपने हाथों में ले ली। हाँ, यहाँ तक कि क्रांति के जो संस्थापक थे आयतुल्ला खुमैनी, उनका जो प्रभाव था, खामेनी ने अपने सत्ता के एकीकरण से उस प्रभाव को भी पीछे छोड़ दिया। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। और इस पूरी प्रक्रिया में उनका सबसे बड़ा हथियार बनी एक संस्था जिसे हम IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नाम से जानते हैं। उन्होंने इसे इतना संस्थागत और मजबूत बना दिया कि ये देश की धड़कनी बन गई। स्रोतों में IRGC को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प मुहावरा इस्तेमाल किया गया है, सत्ता के भीतर एक और सत्ता या स्टेट विद इन अ स्टेट। लेकिन आमतौर पर जब हम किसी देश की सेना के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बस वर्दी पहने जवान और हथियारों का ख्याल आता है। क्या IRGC सिर्फ एक सैन्य बल है या ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा कुछ है? ये समझना बहुत जरूरी है कि IRGC सिर्फ सीमाओं की रक्षा करने वाली फौज बिल्कुल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो फिर ये काम कैसे करती है? अगर जमीन पर देखा जाए तो सत्ता के भीतर सत्ता का मतलब है कि उनका अपना एक पूरा समानांतर ढांचा है। IRGC देश की बड़ी निर्माण कंपनियों को चलाती है। अच्छा, सेना निर्माण कंपनियां चला रही है? बिल्कुल। उनके पास बंदरगाहों का नियंत्रण है, टेलीकॉम नेटवर्क उनके पास है, और यहाँ तक कि ब्लैक मार्केट या जो तस्करी के रास्ते हैं उन पर भी उनका ही दबदबा माना जाता है। तो यानी वे सिर्फ एक सैन्य बल नहीं है, वे एक बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य है। एकदम सही। और इसी आर्थिक और सैन्य ताकत ने ईरान को अपनी सीमाओं से बहुत दूर तक अपना विस्तार करने की ताकत दी। स्रोतों में इस रणनीति को फॉरवर्ड डिफेंस कहा गया है। फॉरवर्ड डिफेंस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि ईरान ने तय किया कि वो अपने दुश्मनों से अपनी धरती पर नहीं लड़ेगा, बल्कि लड़ाई को
लड़ाई को दुश्मन की सीमाओं के करीब ले जाएगा। जब इस फॉरवर्ड डिफेंस रणनीति को मध्य पूर्व के नक्शे पर रख कर देखा जाए तो तस्वीर बहुत बहुत साफ और हैरान करने वाली नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे ईरान ने तेहरान से लेकर भूमध्य सागर तक अपने प्रभाव का एक विशाल लैंड ब्रिज या जमीनी पुल तैयार कर लिया था। बिल्कुल, एक जमीनी पुल। ये रणनीति आखिर काम कैसे करती थी? स्रोतों के अनुसार उन्होंने इराक, सीरिया, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती गुटों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया। हाँ, प्रॉक्सी गुटों का नेटवर्क। और ये सब इतनी सफलतापूर्वक किया गया कि ईरान की मुख्य सेना को सीधे तौर पर युद्ध में उतरे बिना ही उसने इन प्रॉक्सी गुटों के जरिए पूरे क्षेत्र में अपना दबदबा बना लिया। और इसी रणनीतिक विजन ने ईरान को उस क्षेत्र में एक वर्चस्वशाली ताकत बना दिया था। बाहर से देखने पर यह एक बहुत ही अजीब साम्राज्य लगता है, जिसका प्रभाव लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। तो दूसरे देशों की राजनीति और सुरक्षा को अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए नियंत्रित कर रहा था। लेकिन अगर हम स्रोत सामग्री के दूसरे हिस्से पर गौर करें और इस तस्वीर को पलट कर देखें तो एक बहुत ही गहरा विरोधाभास सामने आता है। कैसा विरोधाभास? बाहर से दिखने वाली ये ताकतवर छवि अंदर से बहुत अलग थी। ये तो कुछ वैसा ही है कि बाहर से देखने पर कोई इमारत बहुत आलीशान और मजबूत लग रही हो, लेकिन अंदर से उसकी नींव को दीमक खा चुकी हो। बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। और यहीं से हमारी चर्चा एक नए मोड़ पर आती है। इतनी मजबूत बाहरी छवि और इतने सारे प्रॉक्सी गुटों को पालने की ताकत के पीछे ईरान की घरेलू सच्चाई क्या थी? स्रोतों को पढ़ते हुए ये साफ महसूस होता है कि ये पूरी व्यवस्था शायद सिर्फ एक लॉ आवरण या बहुत सख्त नियंत्रण के सहारे टिकी हुई थी। हाँ, यहाँ वैधता के संकट या जिसे स्रोतों में लेजिटिमेसी क्राइसिस कहा गया है, उसका जिक्र करना सबसे अहम हो जाता है। ये संकट किस तरह का था? देखिए, जब कोई शासन बाहर बहुत ताकतवर होता है लेकिन अपनी ही जनता के बीच अपना विश्वास खो देता है तो वो इसी संकट का सामना करता है। खामेनेई के शासनकाल में विशेष रूप से पिछले 2 दशकों में यह स्पष्ट होने था कि जनता के विरोध को कुचलने के लिए सिर्फ आयरन फिस्ट या लौह आवरण की रणनीति ही बची थी। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो स्रोतों में 2009 की ग्रीन रेवोल्यूशन और उसके बाद 2022 के हिंसक विरोध प्रदर्शनों का खास तौर पे विश्लेषण किया गया है। बिल्कुल, और ये प्रदर्शन सिर्फ सड़क पर उतरे कुछ लोगों का गुस्सा भर नहीं थे। हाँ, जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो समझ आता है कि ये लड़ाई सिर्फ विचारधारा की नहीं थी। एक तरफ वो कट्टरपंथी मौलवी सत्ता वर्ग था और दूसरी तरफ वो युवा आबादी थी जो इंटरनेट, बुनियादी आज़ादी और पश्चिमी आधुनिकता की ओर देख रही थी। इन दोनों के बीच की खाई बहुत चौड़ी हो चुकी थी। और ये खाई सिर्फ वैचारिक आज़ादी तक ही सीमित नहीं थी। इसके तार सीधे तौर पर पेट और जेब से जुड़े हुए थे, मतलब अर्थव्यवस्था से। हाँ, यहाँ स्रोतों में इकोनॉमिक स्क्लेरोसिस यानी अर्थव्यवस्था की नसों के ब्लॉक हो जाने का जिक्र किया गया है। अच्छा। 2015 में जब ऐतिहासिक परमाणु समझौता, जिसे हम JCPOA कहते हैं, वो हुआ था, तब आम ईरानी नागरिकों को लगा था कि अब आर्थिक प्रतिबंध हटेंगे, देश में निवेश आएगा और उनके हालात सुधरेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके पीछे क्या कारण था? क्या ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी या ईरान के अंदर की नीतियां भी इसके लिए जिम्मेदार थीं? इसका एक बड़ा कारण खामेनेई का पश्चिम के प्रति और विशेष रूप से अमेरिका के प्रति बहुत ही गहरा अविश्वास था। वे किसी भी कीमत पर पश्चिमी प्रभाव को ईरान में नहीं आने देना चाहते थे। और फिर बाद में अमेरिका ने जो मैक्सिमम प्रेशर या अधिकतम दबाव का अभियान शुरू किया, उसने तो ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। जमीन पर इसका क्या असर हुआ आम लोगों के लिए? जमीन पर इसका सीधा मतलब ये था कि ईरान की मुद्रा का बहुत तेजी से अवमूल्यन हो गया, महंगाई आसमान छूने लगी और आम लोगों के लिए बुनियादी जरूरतें जैसे खाना पीना वो भी पूरी करना मुश्किल हो गया। ये तो बहुत भयानक स्थिति है। अब आप उस विरोधाभास की कल्पना कीजिए। एक तरफ सरकार यमन और लेबनान में अपने प्रॉक्सी गुटों को लाखों करोड़ों डॉलर भेज रही है। हाँ, हथियारों के लिए। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देश का युवा बुनियादी रोजगार और रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। इसी स्थिति ने खामेनेई के शासन के खिलाफ एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी तैयार कर दिया था। तो एक तरफ हमने प्रॉक्सी युद्धों का वो विशाल नेटवर्क देखा और दूसरी तरफ एक चरमराती हुई अर्थव्यवस्था और अंदरूनी विद्रोह की आग। लेकिन अब जब सैन्य हमलों में अयातुल्ला खामेनेई की मृत्यु हो चुकी है तो इस पूरी कहानी का अगला अध्याय क्या होगा?
स्रोतों में खामेनेई के सत्ता में आने के इतिहास को लेकर एक बहुत ही रोचक शब्द इस्तेमाल किया गया है। कौन सा शब्द? उन्हें एक आकस्मिक नेता या एक्सीडेंटल लीडर कहा गया है। ये शब्द क्यों इस्तेमाल हुआ है स्रोतों में? ये आकस्मिक नेता का संदर्भ दरअसल 1989 से जुड़ा है, जब अयातुल्ला खुमैनी की मृत्यु हुई थी। उस समय खामेनेई स्वाभाविक उत्तराधिकारी बिल्कुल नहीं माने जाते थे। अच्छा, तो फिर वो सत्ता में कैसे आए? धार्मिक पदक्रम में उनसे भी बहुत वरिष्ठ मौलवी उस समय मौजूद थे। वे एक तरह से तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों और आपसी गठजोड़ों के कारण उस पद पर पहुंच गए थे। लेकिन जब वे सत्ता में आ गए तो उन्हें अपनी सत्ता को वैध ठहराने और खुद को मजबूत करने के लिए एक बाहरी दुश्मन की जरूरत थी। और यहीं से अमेरिका के प्रति दुश्मनी उनकी पूरी विदेश नीति और सत्ता का मूल आधार बन गई। बिल्कुल। अमेरिका को द ग्रेट सैटर्न या महान शैतान कहना सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि ये ईरान के पूरे शासन तंत्र को एकजुट रखने का एक गोंद बन गया था। और अब जब उनकी मृत्यु हो चुकी है तो स्रोतों के मुताबिक सबसे बड़ा बदलाव इसी टकराव के तरीके में आया है। हाँ, अब तक ईरान और उसके दुश्मनों के बीच एक तरह का शैडो वॉर या छद्म युद्ध चल रहा था, जिसमें कोई सीधे जिम्मेदारी नहीं लेता था। लेकिन अब कूटनीति के सारे रास्ते ध्वस्त नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से। अब ये क्षेत्र सीधे तौर पर आमने सामने की सैन्य जंग, जिसे रणनीति की भाषा में स्रोतों ने डायरेक्ट काइनेटिक कन्फ्रंटेशन कहा है, उसके एक नए और खतरनाक युग में प्रवेश कर चुका है। ये कूटनीति का अंत है। देखिए, जब बातचीत बंद हो जाती है और सीधे सैन्य हमले होने लगते हैं तो तनाव को नियंत्रित करना फिर किसी के हाथ में नहीं रहता। बिल्कुल। लेकिन इस बाहरी खतरे के साथ साथ ईरान के भीतर एक बहुत ही भयानक सत्ता का शून्य भी पैदा हो गया है। खामेनेई 37 साल तक सत्ता की दूरी थे। अब ये शून्य कैसे भरेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। स्रोतों के अनुसार नया सुप्रीम लीडर चुनने की जिम्मेदारी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स पर है। ये 88 वरिष्ठ मौलवियों की एक संस्था है। लेकिन मौजूदा हालात में ये चुनाव इतना आसान तो नहीं लगता। सत्ता के संघर्ष को लेकर स्रोतों ने दो बहुत ही स्पष्ट और चिंताजनक परिदृश्यों की ओर इशारा किया है। ये परिदृश्य क्या है? पहला परिदृश्य ये है कि सत्ता पर IRGC के समर्थन वाले किसी कट्टरपंथी गुट का कब्जा हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो? अगर ऐसा कोई नेता सत्ता में आता है तो वो अपनी घरेलू जनता का ध्यान भटकाने और अपनी ताकत साबित करने के लिए क्षेत्र में तनाव को जानबूझकर और भड़का सकता है। मतलब युद्ध का खतरा और बढ़ जाएगा। बिल्कुल। वो सीधे तौर पर आक्रामक सैन्य कदम उठा सकता है, जिससे पूरे मध्य पूर्व में युद्ध की आग फैल सकती है। और दूसरा परिदृश्य, जो शायद ईरान के अंदरूनी हालात के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दूसरा परिदृश्य ये है कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स किसी एक नाम पर सहमत ही ना हो पाए, या फिर किसी ऐसे कमजोर नेता को चुन ले जिसका प्रशासन पर कोई खास नियंत्रण ही ना हो। ऐसी स्थिति में जहां अर्थव्यवस्था पहले से ही पंगु है और जनता दशकों से गुस्से में है, ईरान के भीतर एक पूर्ण पैमाने पर गृह युद्ध या सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। एक अस्थिर और टूटता हुआ ईरान पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा। और ये बात हमें सीधे तौर पर इस पूरी चर्चा के सबसे प्रासंगिक हिस्से पर ले आती है। जो लोग भू राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं, उनके मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि इस पूरी उथल-पुथल, इस संभावित युद्ध या ईरान के आंतरिक संकट का भारत पर क्या असर होगा। सो व्हाट फॉर इंडिया? भारत के नजरिए से देखें तो ये स्थिति सचमुच एक बहुत बड़ी रणनीतिक और कूटनीतिक परीक्षा है। स्रोत स्पष्ट रूप से दो प्रमुख चिंताओं का गहराई से विश्लेषण करते हैं। पहली चिंता क्या है? पहली और सबसे बड़ी चिंता ऊर्जा सुरक्षा की है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर करता है। ईरान और विशेष रूप से फारस की खाड़ी का पूरा क्षेत्र दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का एक प्रमुख केंद्र है। अगर हम इसे और सरल करके देखें तो अगर ईरान में गृह युद्ध होता है या क्षेत्र में सीधे तौर पर सैन्य टकराव बढ़ता है, तो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से तेल और गैस की आवाजाही, जो सप्लाई चेन है, वो तुरंत बाधित हो सकती है। बिल्कुल। दुनिया का एक बहुत बड़ा तेल व्यापार इसी संकरी रास्ते से होता है। फारस की खाड़ी में कोई भी लंबी अस्थिरता सीधे तौर पर भारत की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए एक बड़ा खतरा है। इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर, तेल की कीमतों पर और महंगाई दर पर पड़ेगा। सही कहा। और ऊर्जा सुरक्षा के अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी चिंता है वो है कनेक्टिविटी और सामरिक निवेश। पिछले एक दशक में भारत ने पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा सामरिक जाल बिछाया है। इसमें सबसे अहम है ईरान का चाबहार पोर्ट। हाँ,
चाबहार तो बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रहा है। भारत ने इस बंदरगाह को विकसित करने में भारी वित्तीय निवेश किया है ताकि मध्य एशिया के बाजारों तक सीधी पहुंच बनाई जा सके। और चाबहार के साथ साथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INST का भी इसमें बहुत अहम रोल है। ये कॉरिडोर भारत को ईरान के रास्ते रूस और यूरोप से जोड़ने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। अब स्रोतों का विश्लेषण ये बताता है कि ईरान की सत्ता में ये अचानक आया बदलाव और भविष्य की अनिश्चितता भारत के इन दोनों ही सामरिक निवेशों को बहुत बड़े जोखिम में डाल रही है। और यहीं पर भारत के सामने कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी होती है। कूटनीतिक संतुलन कैसे? अगर हम आज की वैश्विक स्थिति को देखें तो एक तरफ अमेरिका और इजराइल की धुरी है, जिनके साथ भारत के बहुत ही गहरे रणनीतिक, तकनीकी और रक्षा संबंध बन चुके हैं। हाँ, वो तो है। और दूसरी तरफ ईरान का नया शासन होगा, जो सत्ता के संघर्ष के बीच शायद और भी ज्यादा कट्टरपंथी और अप्रत्याशित हो सकता है। भारत को अब एक बहुत ही नाजुक कूटनीतिक रस्सी पर चलना होगा। उसे अपने पुराने निवेशों और ऊर्जा सुरक्षा को बचाते हुए अमेरिका और इजराइल के साथ अपने मजबूत संबंधों को भी संतुलित रखना होगा। ये कूटनीति के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। बिल्कुल। तो अगर हम आज के इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर कुछ इस तरह बनती है। 28 फरवरी 2026 की घटना ने ईरान में एक 37 साल लंबे युग का अंत कर दिया है। हमने देखा कि कैसे खामेनेई ने IRGC को एक अजेय आर्थिक और सैन्य ताकत बनाया और फॉरवर्ड डिफेंस के जरिए मध्य पूर्व में प्रॉक्सी युद्धों का एक विशाल नेटवर्क तैयार किया। लेकिन साथ ही हमने उस मजबूत बाहरी छवि के पीछे छिपी घरेलू कमजोरियों को भी समझा। 2009 और 2022 के विरोध प्रदर्शन, युवाओं का व्यवस्था से मोहभंग और मैक्सिमम प्रेशर के कारण पूरी तरह से चरमरा चुकी अर्थव्यवस्था, ये सब इस बात के संकेत थे कि ये व्यवस्था अंदर से कितनी खोखली हो चुकी थी। और अब उनके जाने के बाद पुरानी कूटनीति के सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। पूरा क्षेत्र सीधे सैन्य टकराव की ओर बढ़ रहा है। हाँ। ईरान के भीतर सत्ता का एक ऐसा खालीपन पैदा हो गया है जो या तो एक खतरनाक कट्टरपंथी नेतृत्व को जन्म देगा या फिर देश को गृह युद्ध की आग में धकेल देगा। और इस पूरी वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा, चाबहार पोर्ट और INSTC जैसे अहम रणनीतिक निवेशों को बचाने के लिए एक बेहद मुश्किल कूटनीतिक संतुलन बनाने की जद्दोजहद में खड़ा है। ये एक ऐसी घटना है जिसका असर सिर्फ आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों तक सीमित नहीं रहेगा। सत्ता का ये ऐतिहासिक बदलाव मध्य पूर्व के नक्शे और पूरी दुनिया की भू राजनीति को दशकों तक प्रभावित करेगा। आज के इस गहन विश्लेषण को समाप्त करने से पहले स्रोत सामग्री से छन कर आया एक बहुत ही गहरा विचार है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। हमने चर्चा की कि कैसे IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ईरान के भीतर सत्ता के अंदर एक और सत्ता बन चुका है। उनका अर्थव्यवस्था पर कब्जा है, उनके पास हथियार हैं और उनका अपना एक अलग प्रभाव है। बिल्कुल। और अब असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को एक नया नेता चुनना है जो कि मौजूदा अनिश्चितताओं के बीच शायद एक कमजोर व्यक्ति साबित हो। तो सवाल ये है, क्या ऐसा हो सकता है कि अब ये शक्तिशाली सैन्य ताकत यानी IRGC इन मौलवियों के धार्मिक मुखौटे को पूरी तरह से हटा दे? ये सोचने वाली बात है। सत्ता के इस नए और गहरे शून्य में क्या रेवोल्यूशनरी गार्ड भविष्य में धार्मिक प्रतिष्ठान को पूरी तरह से दरकिनार करके सत्ता सीधे अपने हाथों में ले लेगा? क्या हम भविष्य में ईरान को आयतुल्लाहों के धार्मिक शासन से निकलकर जनरलों की एक सीधी सैन्य तानाशाही में बदलते हुए देखेंगे? यह एक ऐसा विचार है जो भविष्य की घटनाओं को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। इस विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। जानकारी से जुड़े रहें और इस भू राजनीतिक परिदृश्य पर नजर बनाए रखें।